क्या एक हिंदू पति अपना धर्म इस्लाम में बदलकर दूसरी शादी कर सकता है? क्या अगर कोई हिंदू ऐसा करता है तो उसे कोई सजा हो सकती है? ऐसे केसेस में क्या पुरुषों को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बाइगैमी या पॉलीगैमी का जिम्मेदार माना जाएगा? इन सवालों से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी आज मैं आपको बताऊंगा जो हिंदू मैरिज के पवित्र संबंध को मैनिपुलेट करने से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान की अंग्रेजों से आजादी के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें हिंदू पतियों ने धार्मिक परिवर्तन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ऐसे केसेस में यह देखा गया कि कई हिंदू पुरुष अपनी पहली शादी के रहते अपना धर्म परिवर्तित कर दूसरी शादी कर रहे थे और एक से ज्यादा पत्नियों के साथ रहने का लाभ उठा रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बने कानून को बाइगैमी और पॉलीगैमी के लिए कई इनोवेटिव तरीकों से मैनिपुलेट करने की कोशिश पहले भी की गई है। एक नजरिए से अगर हम इस कानून के मैनिपुलेशन को देखें तो यह किसी के जीवन की जरूरत भी हो सकती है, किसी की फैंटेसी भी, और हो सकता है किसी की साजिश भी अपनी बीवी को जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए। लेकिन आज हम जिस मुकदमे को अपने केंद्र में रखकर बात करने वाले हैं उसमें साजिश ज्यादा थी और मजबूरियां कम। एक शानदार कहानी जिसे पूरा सपोर्ट मिला हमारी भारत सरकार का जब वो अदालत के दरवाजे पर पहुंची और जिसकी रूलिंग को गिना जाता है सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों में, यानी बेंचमार्क जजमेंट्स में। ये कहानी शुरू होती है श्रीमती सुष्मिता घोष और श्री ज्ञानचंद घोष के विवाह से। इस विवाह में हिंदू रीति रिवाजों का पूरे तरीके से पालन किया गया था। विवाह के कुछ ही समय बाद ज्ञानचंद घोष ने सुष्मिता घोष को यह सूचित किया कि अब वह सुष्मिता घोष के साथ रहने के इच्छुक नहीं है और इसलिए दोनों को आपसी सहमति से एक दूसरे को तलाक दे देना चाहिए। क्योंकि इन दोनों की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए सुष्मिता घोष ने कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया और उन्होंने अपनी अपील में कहा कि क्योंकि वह अपने पति के साथ रहने के इच्छुक हैं, इसलिए तलाक का मसला उठना ही नहीं चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद ज्ञानचंद घोष ने सुष्मिता घोष को यह बताया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर एक विनीता गुप्ता से शादी करने का फैसला किया है। अपने धर्म परिवर्तन के लिए श्री ज्ञानचंद घोष ने एक रिलीजियस कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया 17 जून 1992 को। अब मिसेस सुष्मिता घोष के पास अदालत जाने के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था और इसलिए उन्होंने न्यायालय से ये गुहार लगाई कि उनके पति को विनीता गुप्ता से शादी करने से रोक दिया जाए। इन्हीं दिनों सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की 1995 की रूलिंग के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया था जमात उलेमाए हिंद के द्वारा अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए एक बार नजर डालते हैं सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की रूलिंग पर। अगर ऊपर देखें तो सरला मुदगल केस भी जुड़ा हुआ था बाइगैमी और धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादियां करने के ऊपर। सरला मुदगल केस की रूलिंग में यह कहा गया था कि एक हिंदू पति जिसने अपनी पहली शादी को विधिवत रूप से समाप्त नहीं किया और दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो रहा है, वह इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 494 के तहत आर्टिकल 494 के तहत दोषी माना जाएगा। इस मामले में न्यायालय ने यह भी तय किया कि ऐसी शादियां जो इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के बाद की गई हों, वे हिंदू विधि के अनुसार असामान्य मानी जाएंगी क्योंकि पहली शादी को विधिवत रूप से समाप्त नहीं किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पहली शादी को विधिवत रूप से बिना समाप्त किए अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन इस्लाम में करता है केवल दूसरी शादी करने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को शरीयत नियमों के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। सरला मुदगल केस में ये फैसले धर्मांतरण के कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिए गए थे, जिससे कानून के सामने जस्टिस और इक्वालिटी को अपहोल्ड किया जा सके। जमात उलेमाए हिंद एंड अदर्स जिनने ये पिटीशन फाइल किया था सरला मुदगल केस की रिव्यू के लिए, उनका ये कहना था कि कोर्ट की ये रूलिंग्स वायलेट कर रही थी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को जो आर्टिकल 20, 21, 25, 26 के अंतर्गत डिफाइंड है। जमात उलेमाए हिंद ने जो ये रिव्यू पिटीशन डाला था सरला मुदगल केस के अगेंस्ट, आइए एक बार देखते हैं कि उस पिटीशन में उन्होंने क्या कंटेंशंस रेज किए थे। जमात उलेमाए हिंद एंड अदर्स के वकीलों का यह कहना था कि जिन लोगों को सरला मुदगल केस की रूलिंग के तहत दोषी ठहराया गया है, उन लोगों ने अपनी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस टू प्रोफेस एनी रिलीजन का प्रयोग करते हुए इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया है और इसलिए इस्लाम में परिवर्तित ऐसे लोगों को बाइगैमी प्रैक्टिस करने की अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि सरला मुदगल केस में यह भी कहा गया था कि धर्मांतरण करने के बाद की शादी को वैध नहीं माना जाएगा। कुछ व्यक्तियों को इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 495 के तहत गिरफ्तार किया जा चुका था। इस रूलिंग के अगेंस्ट जमात उलेमाए हिंद एंड अदर्स के वकीलों का यह कहना था कि ये रूलिंग वायलेट करती है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कि शरीयत के अंडर डिफाइंड है, उसमें बाइगैमी
बाइगैमी की अनुमति है। तीसरा मुद्दा जो सरला मुदगल केस के रूलिंग के अगेंस्ट रेज किया गया था वो ये था कि जिन लोगों ने भी इस रूलिंग के आने के पहले इस्लाम में अपना धर्म परिवर्तन करके शादियां की हैं, उन व्यक्तियों पर इस कानून को लागू ना किया जाए। सुष्मिता घोष और जमात उलेमाए हिंद एंड अदर्स के पिटिशंस के अलावा इन दिनों एक और केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुनीता एलियास फातिमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। सुनीता उर्फ फातिमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस को हम डिटेल में जानेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 पिटिशंस को एक साथ सुना लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस के थ्रू। चूंकि इस केस की वकील थी लिली थॉमस, इसलिए इस केस का नाम था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस पूरे मामले में एडवोकेट लिली थॉमस ने न सिर्फ सुष्मिता घोष के साथ जुड़े मुद्दे को उठाया, बल्कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत की उन तमाम महिलाओं को जो रिलीजियस कन्वर्जन करके दूसरी शादियां करने वाले पतियों से पीड़ित थी। ये मुकदमा इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाइगैमी और पॉलीगैमी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, यानी प्रतिबंधित किया गया है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के इन सेक्शंस को हिंदू मैरिज एक्ट के ही सेक्शन 17 के साथ पढ़ा जाए तो बाइगैमी के लिए वही दंड लगाने का प्रावधान है जो इंडियन पीनल कोड की धारा 494 और 495 में है। यहाँ इंडियन पीनल कोड के धारा 494 और 495 को समझना जरूरी हो जाता है। इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 494 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसी शादी को अमान्य माना जाएगा और ऐसे केस में उसे 7 साल की सजा भी हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरह आर्टिकल 495 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पहले से शादीशुदा होने की बात को छुपाता है या फिर अपनी दूसरी बीवी से शादी करते दफे नहीं बताता है, ऐसी शादी को भी अमान्य माना जाएगा और ऐसे केसेस में, ऐसे मामलों में सजा और भी ज्यादा है। इट कैन गो अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वापस आते हैं अपने मुकदमे पर। एक बार फिर से हम जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं उसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और इस मुकदमे में जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं 3 पिटिशंस को एक साथ सुन रहा था हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। पहला केस था मिसेस सुष्मिता घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। दूसरा पिटिशन था श्रीमती सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के रिव्यू के लिए, और तीसरा था सुनीता उर्फ फातिमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस मुकदमे ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल इश्यूज उठाए थे। पहला, क्या एक हिंदू पुरुष को इस्लाम में धर्मांतरण करने के बाद एक और शादी करने की अनुमति होनी चाहिए? दूसरा, क्या एक हिंदू पुरुष को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आर्टिकल 494 और 495 के अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान होना चाहिए? लिली थॉमस केस के दौरान एडवोकेट लिली थॉमस ने कई सारे कंटेंशंस रेज किए उस समय के स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए। इस मुकदमे के दौरान लिली थॉमस ने जो अपने कंटेंशंस रेज किए थे, आइए उन पे एक नजर डालते हैं। याचिकाकर्ता का पहला मुद्दा यह था कि जब विवाह एक पवित्र संस्था है तो कोई इंसान केवल धर्म परिवर्तन का सहारा लेकर, यानी बस मुसलमान बनकर 2 पत्नियों के साथ शादी करके एक साथ रह सकता है बस इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है। एडवोकेट लिली थॉमस ने यह भी आर्ग्यू किया कि ऐसे केसेस में महिलाओं को बाइगामी के कारण प्रताड़ित होना पड़ता है और ऐसे मामलों में पहली महिला के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन भी होता है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के अंडर एज अ फंडामेंटल राइट डिफाइंड। एडवोकेट लिली थॉमस ने तो यहाँ तक आर्ग्यू किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी पुरुषों के बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। यहाँ तुनिशिया जैसे देश का भी जिक्र किया गया जहाँ पॉलीगैमी को स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये महिलाओं के स्वाभिमान के खिलाफ है और उनके लिबर्टी, इंटीग्रिटी जैसे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करता है। मुस्लिम कानून में बहुविवाह को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इस मामले के पहले भी कई मुस्लिम महिलाओं ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बहुत सारी अपीलें की थी। एडवोकेट लिली थॉमस ने अदालत के समक्ष यह आग्रह भी किया कि विभिन्न धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों के कारण हुए व्यापक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, ताकि कोई भी रिलीजियस पर्सनल लॉज से जुड़ा कानून किसी भी महिला के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना कर सके। इस मामले में रिस्पोंडेंट थी भारत सरकार, और सरकार यहाँ याचिकाकर्ता लिली थॉमस के साथ काफी सहमत थी। भारत सरकार ने लिली थॉमस के इस अपील से जुड़े कई सारे रिकमेंडेशंस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किए। सारे गवाह, सबूत और फैक्ट्स को बड़े ध्यान से कई हियरिंग्स के ऊपर सुना हमारे 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ ने, जिसमें शामिल थे न्यायमूर्ति A.K. पटनायक और न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय।
सन 2000 में फाइनली लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का फाइनल जजमेंट आया, जो कि एक ऐतिहासिक जजमेंट माना जाता है हमारे कानूनी प्रक्रिया के इतिहास में। आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन में किन तथ्यों पे बात हुई थी। इस जजमेंट के पहले बिंदु में यह कहा गया था कि किसी भी अन्य धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होकर किया गया दूसरा विवाह, जो कि पहले विवाह के एग्जिस्टेंस के दौरान किया गया, यानी पहला विवाह विधिवत रूप से समाप्त किए बिना किया गया हो, उसे अवैध माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना था कि ऐसे विवाह राइट ऑफ फ्रीडम का एक्सरसाइज नहीं, अपितु एक धोखेबाजी की प्रक्रिया है, तब भी जबकि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून यानी शरिया ऐसे बहुविवाह की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ ये स्पष्ट किया कि यह निर्णय बहुत सारे फैक्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व और रीड करने के बाद लिया गया था। उदाहरण स्वरूप ऐसे पति जो इस्लाम में परिवर्तित हो चुके थे, उन्होंने इस्लाम में अपने परिवर्तन के बाद भी अपने किसी भी दस्तावेजों में कोई उपयुक्त परिवर्तन नहीं कराया था, जो कि इस धर्म परिवर्तन को एक स्थायी रूप देने में मदद करता। इतना ही नहीं, ऐसे मैरिजेस से जन्मे बच्चों के भी दस्तावेजों में कहीं भी उनके नए धर्म को कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया था। यानी लोग दूसरी शादियां इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर कर तो रहे थे, पर इस विवाह से पैदा हुए बच्चों के दस्तावेजों में कहीं भी इस्लाम धर्म का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर दूसरी शादी करने वाले पति अपने बैंक के दस्तावेजों में भी अपने नए धर्म को कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। अपने डॉक्यूमेंट्स को कभी भी अपडेट कराना उन्हें उचित नहीं लगा। इन सभी तथ्यों से यह साबित होता है कि ऐसा परिवर्तन केवल दूसरी शादी अर्थात बाइगैमी या पॉलीगैमी के लिए किया गया था, और इसमें इस्लाम धर्म के फेथ या प्रैक्टिस का कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस या फैक्ट्स कोर्ट को नहीं मिले। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि सरला मुदगल केस के निर्धारित कानून के हिसाब से जिन व्यक्तियों को दोषी पाया गया था, उन दोषियों के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का कोई वायलेशन नहीं हो रहा था, और ये जो मुद्दा उठाया गया था जमात उलेमाए हिंद के द्वारा, ये बस एक मिसकंसेप्शन था और ऐसी कोई भी वायलेशन नहीं हो रही थी ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे केसेस में दोषी पाए गए व्यक्तियों को धारा 494 और 495 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 के अधीन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसलिए कोई अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है यहाँ, क्योंकि ये गिरफ्तारी कानून के द्वारा निर्धारित की गई थी, जो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया गया था। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड है, वो यह क्लियरली मेंशन करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से ही उसके अधिकार और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाना चाहिए। और क्योंकि दूसरा विवाह पहले विवाह के बिना विधिवत रूप से समाप्त किए हुए किया गया था, इसलिए यह इंडियन पिनल कोड की धारा 494 और 495 के अंतर्गत दंडनीय था, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से अगर ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तो उनके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ। इस जजमेंट में आगे कहा गया कि हिंदू विवाह अखंडित होने वाली एक सामाजिक परंपरा है, और पारंपरिक हिंदू विधि में हिंदू विवाह का खंडन तब भी नहीं किया जा सकता जबकि किसी ने अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर ली हो। एडवोकेट लिली थॉमस द्वारा रेज किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बिंदु भी इंक्लूड किया। इस बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं आता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है, तब तक एक गैर इस्लामिक पति को ये अनुमति होगी कि वो इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर अपनी शादी को कानूनी बनाए। लेकिन अगर उसने अपनी पहली शादी को विधिवत डिसॉल्व ना किया हो तो यह एक दंडनीय अपराध में गिना जाएगा, जो आईपीसी की धारा 494 और 495 जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं उसके हिसाब से दंडनीय होगा। अपने जजमेंट में आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में विवाह संबंधी कोई यूनिफॉर्म कानून नहीं है, यानी सबके लिए एक नियम नहीं है, क्योंकि शादी और विवाह हर एक धर्म के पर्सनल लॉज के हिसाब से होते हैं। इसलिए ऐसी चीजों को हम कोडिफाई नहीं कर सकते, और इन मुद्दों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन पर्सनल लॉज के साथ जस्टिस भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हिंदू पति अपनी पहली बीवी के जिंदा रहते और अपने पहले विवाह को बिना विधिवत समाप्त किए हुए अगर दूसरी शादी करता है इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के बाद, तो इसे एक अपराध में गिना जाएगा और इसके लिए उचित दंड भी दिया जाएगा। बाइगैमी और पॉलीगैमी की रोकथाम के लिए सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में दिए गए रूलिंग को लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन रूलिंग्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को
उठाया, जिसमें एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही 2009 में भारतीय कानून आयोग यानी इंडियन लॉ कमीशन की 18th रिपोर्ट में भी ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को लेकर संवैधानिक समानता को बचाने का प्रयास किया गया। हालांकि लॉ कमीशन की इस 18th रिपोर्ट के पब्लिकेशन के बाद भी जिन बिंदुओं पर इसमें बात की गई थी उन बिंदुओं पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कोई नया कानून या कानून में कोई फेर बदलाव इस तरीके के जो कमीशन की रिपोर्ट में बात हुए थे वैसा कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अपने आसपास के समाचार अखबारों और समाचार पत्रों को हम अगर पढ़ें तो हमें आज भी यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे केसेस में बाइगैमी और पॉलीगैमी जैसी चीज़ें आज भी रिपीट हो रही हैं। हमारे आसपास के लोग जो काफ़ी अनभिज्ञ हैं अपने देश के रूल रेगुलेशन और नियम कानून से, वो आज भी ये गलतियां कर रहे हैं और कानून जहां तक बन सके उनको उसके लिए सजा भी दे रहा है। लेकिन एडवोकेट लिली थॉमस ने एक बड़ी ही ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी इस मुकदमे को याद रखा जाएगा उन सारी महिलाओं के द्वारा जिनके लिए लिली थॉमस खड़ी हुई थी। बाइगैमी और पॉलीगैमी से रिलेटेड धोखाधड़ी के प्रचलित प्रयासों को रोकने के लिए ये ऐतिहासिक मुकदमा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमेशा याद किया जाएगा हमारे कानून के इतिहास में। धन्यवाद।